Guys, welcome to our channel in Focus Study. In this video, we will discuss some important question of BRDE 101 जो कि हमारा रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, ग्रामीण विकास है। ये पेपर में बच्चे फेल भी होते हैं, पता है फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं लिखना क्या है इसमें। ठीक है, देखो इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में सेम चीज़ें आती हैं। ग्रामीण के विकास जो है, ग्रामीण विकास है जो गाँव की रूरल एरियाज है उनके बारे में लिखना है। तो आप ऐसे एज्यूम करो कि आप गाँव में हो, ठीक है, बस उसी चीज़ को लेके आप सारे आंसर लिख सकते हो। जैसे ग्राम विकास पहला क्वेश्चन जो आता है पेपर में, ये मैं आपको अराउंड 20 या 25 क्वेश्चन है। इसको करने के बाद आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, इससे अराउंड आपके 60 70 80 मार्क्स तो कंफर्म है ही हैं। उसके बाद और आ जाए तो नहीं बता सकते हम। ठीक है, तो इतने मार्क्स तो आपके कंफर्म हैं। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए पहले। ग्राम विकास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन है ग्राम विकास से आप क्या समझते हैं? ग्राम विकास के दृष्टिकोण का वर्णन करें। ठीक है, ग्राम विकास क्या होता है, इसके क्या क्या दृष्टिकोण होते हैं वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन है ग्राम विकास की प्रकृति और प्रमुख मुद्दों का वर्णन करें। ग्राम विकास का नेचर क्या होता है और क्या क्या इशू होते हैं। लाइक इशू, गाँव में क्या क्या इशू होता है। ठीक है, फैसिलिटी, पुअर फैसिलिटी होती है। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, प्रॉपर ट्रैवल सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की वहाँ जो स्थिति होती है और ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो पहले जाति व्यवस्था होती क्या है? ठीक है, तो देखो जाति व्यवस्था क्या होती है, जो हाँ किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या फैमिली को क्या हो जाए, जाति से मतलब उनको बहुत पहले से जो प्रथा चली आ रही है कि हाँ आपने जिस परिवार में जन्म लिया है वही आपकी क्या होगी, जाति होगी। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता 3-4 बहुत ईजी हैं। पहली विशेषता ये होती है कि जाति जो होती है वो जन्म आधारित होती है। ठीक है, जाति की विशेषता होती है कि आप जाति अपनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आपको कुछ लोग जो जाति के प्रमुख होते हैं वो निकाल भी देते हैं जाति से, ये भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, आपको शादी क्या करनी होती है, अपनी जाति में ही करनी होती है। जाति व्यवस्था में ऐसा होता है। तो ये सब इसके क्या है, फीचर है जाति के। जाति जो व्यवस्था होती है बहुत ज़्यादा कठोर होती है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, जल्दी चेंज भी नहीं होती है। ठीक है, और जाति व्यवस्था क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है। मान लो आपकी जाति, तो आपको एक तरह से संरक्षण देती है जाति व्यवस्था। ठीक है, तो ये सारी इसकी विशेषता हो गई। ग्रामीण समाज में परिवर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास का स्पष्ट करें, प्रयासों को स्पष्ट करें। अब इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं हम? देखो, ग्रामीण समाज में भारत सरकार ने क्या क्या जो उन्होंने रूल्स लाए ना, आपको रूल्स याद करने हैं। क्या क्या रूल, जैसे महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम। ठीक है, नाबार्ड जो बनाया। ठीक है, बहुत सारे जो प्रधानमंत्री सड़क योजना किसके लिए बनाए, ग्रामीणों के लिए तो बनाए भाई वो। ठीक है, तो ग्रामीणों के लिए सरकार ने कौन कौन से कानून लाए हैं, ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, आपको सारी योजना एक बार अच्छे से पढ़ना है और उसको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 टिक लगा रखा है जिसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जाति व्यवस्था वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपना 5th क्वेश्चन पे। ग्रामीण आधारित संरचना के प्रमुख घटक क्या है? ठीक है, ग्रामीण संरचना की वर्तमान स्थिति क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रामीण आधारित। ठीक है, तो इसमें यही बताना है आपको प्रमुख घटक कौन कौन से हैं ग्रामीण आधारित संरचना के, और ग्रामीण आधारित संरचना की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, वर्तमान में क्या चल रहा है, मतलब वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज नहीं हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। ठीक है, जैसे स्थिति, हेल्थ सेक्टर की क्या स्थिति है, एजुकेशन सेक्टर की क्या स्थिति है, विद्युतीकरण का विकास कैसे हुआ है, सड़कों का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, संचार व्यवस्था जो है वो सुधरी है कि नहीं। तो उसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी कि पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ। ठीक है, आवास व्यवस्था क्या हुई। ठीक है, पहले लोगों की स्थिति क्या थी, अब 10 20 30 40 सालों में लोगों की स्थिति क्या हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। छठा क्वेश्चन है ग्रामीण विकास की अवधारणा तथा क्षेत्र को स्पष्ट करें। ठीक है, ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या होती है, उसके क्या क्या क्षेत्र होते हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है। इनके आंसर आपको बुक्स में मिल जाएंगे और मैं वीडियो के लास्ट में इनके आंसर भी डिस्कस करूँगा, तब लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहे। ठीक है, 6th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 7th क्वेश्चन है विकास के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, विकास के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, आप ही सोचो कि एक तरह से क्या होता है, लोगों की जो चीज़ें होती हैं, लोगों की जो आकांक्षा होती है उसको पूरा करने के लिए, आधारभूत स्थिति को पूरा करने के लिए। ठीक है, लोगों के रोजगार के लिए, लोगों की जीविका के लिए, लोगों के पेट भरने के लिए। ठीक है, तो एक तो उद्देश्य हो गया क्या, और इसके घटक क्या क्या हैं वो बताने। ग्रामीण विकास में राज्य क्या करता है ये बताना है आपको। देखो, ग्रामीण विकास तो आपको पता है सरकार करती है, ग्रामीण विकास में राज्य की क्या स्थिति होती है, राज्य जो योजनाएं लाता है
ठीक है। ग्रामीण विकास में राज्य क्या क्या चीज़ें करता है वो बताना है आपको, ठीक है। राज्य जैसे ग्राम सड़क योजना और सारी चीज़, ये सब कौन लाता है? राज्य लाता है, ठीक है। तो राज्य के बारे में आपको लिखना है। ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ग्रामीण में किन किन चीज़ों के मुद्दे हैं, ठीक है? रोजगार के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, ठीक है, और महिलाओं की स्थिति के मुद्दे। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बाकी आपको प्रॉपर आंसर लिखना होगा, क्योंकि कहीं कहीं नंबर अच्छे से देते हैं, कहीं नंबर नहीं देते। तो आपको करना क्या है, आपको पॉइंट्स को लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखना, लिखोगे बहुत लंबे हो जाएंगे। आपको पॉइंट्स को लिखना है, बस पॉइंट्स को याद करना है। सिंपल सी चीज़ है, आप इसमें अभी ऐसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। स्वैच्छिक संगठन से आप क्या समझते हैं? भारत में स्वैच्छिक संगठन की भूमिका और कार्यों की क्या करें, चर्चा करें, ठीक है। स्वैच्छिक संगठन क्या होते हैं? जो अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से आते हैं और कार्य करते हैं, ठीक है। तो भारत में इनकी स्थिति क्या है, भारत में इन्होंने क्या क्या वो किया है, ठीक है। तो भारत में स्वैच्छिक संगठन जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है एक तरह से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश में क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं, और अभी भी कर रहे हैं। हम देखा जाए तो अभी भी कर रहे हैं। इनके क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। भूमिका क्या, प्रकार क्या होते हैं? तो तीन प्रकार होते हैं वैसे, ठीक है। पहला कल्याणकारी संगठन होता है, दूसरा राहत और पुनर्वास संगठन होता है, तीसरा सक्रियवादी संगठन होता है, ठीक है। कल्याणकारी संगठन में क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है? समुदाय की न्यूनतम जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन हो गया, मकान, वस्त्र, इन सबको पूरा करता है। और राहत और पुनर्वास संगठन में क्या होता है? ये संगठन प्राकृतिक विपदा जैसे आ जाते हैं, कोई अकाल सूखा पड़ गया, इन सब में लोगों को क्या करते हैं, मदद करते हैं। और सक्रियवादी में क्या होता है? इसमें जो होते हैं ना, सिंपल है, जो क्या करते हैं लोग, सामाजिक कार्यवाही में भी विश्वास रखते हैं, ठीक है। समाज को सुधारने में विश्वास रखते हैं। तो इनका वो हो गया, ठीक है। अब इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या वो होते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। क्या करते हैं ये, मतलब निस्वार्थ काम करते हैं, पैसे उतने नहीं लेते जितने लेने चाहिए, ठीक है। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, बस उनमें थोड़ा सा मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए, ठीक है। भूमिका कार्य आप तो पढ़ लेंगे क्या काम करता है, ठीक है। स्वैच्छिक संगठन के काम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नमूने तैयार करते हैं ये, ठीक है, कार्यक्रम बना के, ठीक है। और क्या करते हैं लोग, सरकारी कर्मचारियों की तुलना में एजेंसियों, ये लोग क्या करते हैं, मतलब सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताओं को ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताओं को अंतर को परिवार, नातेदारी तथा विवाह के संबंध में स्पष्ट करें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आता है पेपर में, तो आप कर सकते हैं करना चाहे तो। अगला क्या है, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रमुख योजना क्या है, ठीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं, ठीक है। तो आपको याद करनी है योजनाएं, ठीक है। जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, ठीक है, स्वाधार योजना हो गया, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना हो गया, ठीक है। बलात्कार पीड़ित को वित्तीय सहायता और समर्थन देने वाली जो सेवाएं थी वो हो गई, ठीक है। परिवार परामर्श केंद्र बहुत सारे खोले गए थे, राष्ट्रीय महिला कोष हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो थे, एक और था जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए एकीकृत योजना थी, जिसको ISW भी बोलते हैं। तो ये सब आप बुक्स में देखेंगे तो ये योजनाएं मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इन योजनाओं को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, याद कर लेना है, ठीक है, ताकि आप पेपर में लिख सको, ठीक है। 5-6 योजना पढ़ो, उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करो कि 3-4 पेज तो भर ही जाए, ठीक है। फिर सहकारी समिति क्या होती है, ठीक है, आपको सहकारी समिति के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। सहकारी समिति क्या होती है और ये इनके सिद्धांत क्या होते हैं और इनके क्या क्या प्रकार होते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो सिंपली अगर देखें तो सहकारी समिति एक तरह से लोग, जैसे हमने पढ़ा था ना, स्वैच्छिक संगठन होते हैं, उसी हिसाब से सहकारी समिति भी होती हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम आपको याद रखना है कि काम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो वो याद कर लेना क्या होता है, ठीक है। और प्रकार इनके कितने होते हैं, 3-4 टाइप के होते हैं, वो आपको याद रखना है। फिर सशक्तिकरण के प्रमुख घटक क्या हैं, ठीक है, और महिला सशक्तिकरण के आयाम और विभिन्न स्तर बताएं, ठीक है। तो सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, देखो मतलब क्या होता है, देखो सिंपली अगर बोले, सशक्तिकरण एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सोच और कार्यविधि को क्या करते हैं, चुनौती देते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, और उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मजबूती देते हैं किसी चीज़ को। तो महिला सशक्तिकरण भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है, तो आप इसी से रिलेट करके लिख सकते हैं। इसके घटक क्या होते हैं, तो इसके 4 घटक होते हैं। पहला सामाजिक सशक्तिकरण, दूसरा आर्थिक सशक्तिकरण, तीसरा राजनीतिक सशक्तिकरण और चौथा सांस्कृतिक सशक्तिकरण। सांस्कृतिक में ही महिला भी आ जाता है। महिला सशक्तिकरण क्या होता है, तो महिला सशक्तिकरण अगर डेफिनेशन बताना चाहूँ तो सशक्तिकरण का निवेश है जो व्यक्ति को इस योग्य बनाता है जो अपने जीवन पर क्या कर सके, नियंत्रण रख सके, सिंपल है। और एक और क्वेश्चन क्या था, इसके आयाम क्या होते हैं, ठीक है। तो आयाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। संज्ञात्मक सशक्तिकरण होता है, मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण होता है, आर्थिक, राजनीतिक, तो ये सारे होते हैं, ठीक है। और स्तर पर रहे तो पहला व्यक्तिगत स्तर हो गया, दूसरा सामूहिक स्तर पर हो सकता है, तीसरा सामाजिक
सामाजिक स्तर पे हो सकता है सशक्तिकरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में उभरती शक्ति संरचना की व्याख्या करें। ठीक है, जो भारत में शक्ति संरचना पहले कैसी थी अब कैसी है। शक्ति संरचना मीन्स जो पहले जैसे साहूकार हमारे ऊपर कब्जा रखते थे, ठीक है, उसके बाद जो अंग्रेज आए थे, एक तरह से शक्ति संरचना कैसे बदलती चली गई वो बताना है। फिर उसके बाद ग्रामीण ऋण संरचना की प्रमुख विशेषता बताएं। ठीक है, तो ग्रामीण ऋण संरचना अगर देखा जाए तो दो होते हैं, एक तो औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होते हैं, बैंक्स हो गए, ठीक है, सरकारी समिति हो गई, ये सब हो गए जो एक तरह से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, बाकी अनौपचारिक में कौन आते हैं, महाजन आते हैं, ठीक है, सोनार आते हैं, ये सब आते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे लोन देते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा आपको क्लियर। 16 क्वेश्चन है भारत समाज में जाति व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की चर्चा करें। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना आप। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में कभी कभी आ जाता है और 10 नंबर में भी आ जाता है। 73वें संविधान संशोधन की क्या विशेषताएं हैं वो बतानी है आपको। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना आप। महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेगा। मनरेगा पढ़ लेना, कपाट पढ़ लेना। ठीक है, और जैसे पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठन की क्या भूमिका है। ठीक है, पर्यावरण को जो बचाते हैं, ठीक है, उनको बचाने में जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, NGO होते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं। और इसी से एक और क्वेश्चन पूछता है शिक्षा में भी NGO किस तरह हेल्प कर रहा है वो बताना है आपको। जैसे आप देखे होंगे महिलाओं, बच्चों, बालिकाओं, इन सब की शिक्षा के लिए NGO बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव उठा रहे हैं आजकल। ठीक है, ग्रामीण भारत में ग्रामीण शिक्षा की स्थिति क्या है और क्या क्या प्रयास किए गए हैं इसको सुधारने के लिए वो बताना है आपको। स्थायी विकास से आप क्या समझते हैं, ऐसा विकास जो कुछ टाइम के लिए हो, एक तरह से स्थायी हो बोल सकते हो। ठीक है, या फिर जो बहुत लंबे टाइम के लिए हो। ठीक है, बांग्लादेश में किए गए कुछ विशेष कार्यक्रम का वर्णन करें। ठीक है, अलग अलग देशों का पूछ लेता है, कभी चाइना का पूछ लेता है, कभी श्रीलंका का पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको सबका एक तरह से याद कर लेना। मैंने बस बांग्लादेश का बताया आपको। का पार्ट मैंने बोला था कर लेना। ठीक है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, भारत में ग्राम शक्ति परिवर्तन की व्याख्या करें। ठीक है, मैंने बताया था ग्राम शक्ति संरचना क्या है और उस संरचना में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे वो भी बताना है आपको। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है। बाकी ये नीचे इस क्वेश्चन से कुछ जो है आंसर, जैसे ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास क्या होता है, ग्रामीण विकास का सामान्य तात्पर्य गाँवों के विकास की नीतियों से है। ठीक है, और इसके क्या क्या वो होते हैं, ज़रूरत क्या क्या होती है, क्या क्या कारण होते हैं। तो पहला विशाल जनसंख्या का निवास। ठीक है, गंभीर मुद्दे और समस्याएं, बेरोजगारी, भूमिहीनता, असमानता, सांस्कृतिक डिफरेंस जो होता है। ठीक है, कृषकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ग्रामीणों का शहरों में आवाजन इतना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कि शहर ज़्यादा हो गए। ठीक है, भारत, चीन और श्रीलंका के ग्रामीण विकास का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, पूछ लेते चाइना और इनका भी। ठीक है, तो इनका भी आप कर लेना। बाकी बांग्लादेश वाला मैंने बताया था, इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसकी PDF में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना फ्री में वहाँ से, टेलीग्राम या व्हाट्सएप से। ठीक है, ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों होती है हमने ऊपर भी देख लिया था, यहाँ भी वही है। फिर ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ क्या हैं, क्या क्या उसकी स्ट्रेटजी हैं। तो पहले कम लागत से अधिक उपज प्राप्त करना, लोगों के कल्याण के लिए समग्र विकास करना, कृषि व्यवस्था में बदलाव करना, तो ये सारे पॉइंट देख लेना। फिर ग्रामीण विकास के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बार बार आ रहा था और क्या क्या घटक होते हैं ये देख लो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मूल आवश्यकता को पूरा करना और वितरण करना, मानव के रहन सहन और सांस्कृतिक मूल्य को उठाना, आबादी के आर्थिक और राजनीतिक विकल्प का क्या करना, विस्तार करना, मानव असमानता को क्या कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। ठीक है, विकास के क्या क्या प्रमुख घटक होते हैं वो देख लो। पहला आर्थिक विकास होता है। ठीक है, दूसरा राजनीतिक विकास होता है। ठीक है, आर्थिक विकास हो गया, राजनीतिक विकास हो गया, सामाजिक विकास आता है, फिर इसमें मानव विकास आता है। ठीक है, तो ये इसके घटक हैं, आप घटक याद कर लेना, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और मानव विकास। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आ रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्रामीण शहरी संपर्क के क्या कारण है। ठीक है, मतलब लोग गाँव से शहर में क्यों जा रहे हैं, शहर से गाँव में क्यों आ रहे हैं, ये आपको पॉइंट्स देख लेने। जैसे लोगों के आवर्जन अर्थात गाँव से शहरों, इसके विपरीत होते हुए भी ग्रामीण शहरी संपर्क सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, यातायात एवं संचार जो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो उसकी वजह से भी लोग इधर से उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। औद्योगिकरण और शहरीकरण से संपर्क सहायता मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद मानव आवर्जन के क्या कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। एक तो पुल फैक्टर होता है, एक पुश फैक्टर होता है। शॉर्ट नोट्स में काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि पुल फैक्टर बताइए, पुश फैक्टर बताइए, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना। देखो, पुश फैक्टर क्या होता है, धकील कारण क्या होता है। धकील कारण सिंपली आप नाम से समझ जाओगे। पुश में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, लोग अपनी कठिनाइयों की वजह से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो पुश करता है। पुश कौन करता है, आपका जो कठिनाई होती है वो आपको पुश करती है कि हाँ अब तुम यहाँ पे नहीं रहना, तुम्हें जाओ, तुम अच्छी जगह काम करो, अच्छे पैसे कमाओ। ठीक है, और पुल फैक्टर क्या होता है, जो आपको वापस खींच लाता है। ठीक है, तो पुल फैक्टर में क्या होता है, जो आप अपनी मर्जी से जाते हो। ठीक है, अपनी मर्जी, कोई सरकारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पुल फैक्टर में होती है। पुल पुश आपको समझ में आ गया होगा। फिर 73वें संविधान संशोधन की क्या विशेषता थी, आप यहाँ पे नोट कर लेना। मैं वीडियो को स्किप कर पॉज करता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लो ये। ठीक है, विशेषता आप देख लेना। ठीक है, अगला है भारत में उभरती शक्ति संरचना।
ये भी क्वेश्चन आया था, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है। भारत में ग्रामीण शक्ति संरचना क्या है, फिर भारत में पारंपरिक शक्ति संरचना, ऐसे स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन में समानती व्यवस्था थी जो भूमि के अधिकार पर आधारित थी। इसमें विभिन्न संस्थाएं, धर्म, मूल्य आदि ये सब क्या करते थे, इस पर कंट्रोल रखते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो देख लेना आप। ग्रामीण व्यवस्था में जाति व्यवस्था के कार्य का उल्लेख करें, जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ये बताएं। ठीक है, परिवार, संयुक्त परिवार, ये वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, तो ये भी देख लेना। ठीक है, तो मैंने आंसर्स, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के आंसर नीचे डाल दिए, तो आप देख लेना। ठीक है, जैसे ये था जो कल्याणकारी संगठन होते हैं उनके क्या क्या वो टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्वैच्छिक संगठन के टाइप्स, कल्याणकारी संगठन के टाइप्स, तो ये सब इसमें मेंशन है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।